बीए प्रथम वर्ष के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान ऑनर्स के विद्यार्थियों, कल और परसों मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में आपसे चर्चा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि के बाद जो पहला अध्याय आपके सिलेबस में है वह अध्याय है कांग्रेस का जन्म और कांग्रेस का की स्थापना के उद्देश्य। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भी कांग्रेस, स्वतंत्र भारत में भी कांग्रेस है, लेकिन यह वह कांग्रेस नहीं है जो कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में थी। लेकिन स्वतंत्र भारत के निर्माण में और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भारत में क्या स्थिति थी? कांग्रेस की स्थापना के पूर्व अनेक संस्थाओं ने जन्म लिया था। उन संस्थाओं का उद्देश्य था कि भारतीयों को संरक्षित करना और भारतीयों को प्रोटेक्ट करना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म इन्हीं विभिन्न संस्थाओं के समुच्चय के आधार पर हुआ। उस समय जमींदारों की संख्या बहुत अधिक थी। जमींदार वो व्यक्ति थे जो धनी लोग थे। वो उनका प्रभाव समाज पर ज्यादा था। उनके प्रभाव क्षेत्र से अनेक क्षेत्र के लोग काम किया करते थे। इसलिए 1837 में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना हुई। यह जमींदारी एसोसिएशन कांग्रेस की स्थापना से पहले थी। जमींदारी एसोसिएशन का काम था कि वह जमींदारों के हित की सुरक्षा करे। इसमें आम जनता के हित का भाव नहीं था। बंगाल के ब्रिटिश इंडिया में इंडियन सोसाइटी 1842 में बना। इंडियन सोसाइटी 1842 में बना। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की रचना की। ये सारे एसोसिएशन जो मैं नाम गिना रहा हूं, ये कांग्रेस की स्थापना के पूर्व थे। राजेंद्र लाल मित्रा, राम गोपाल घोष, प्यारे चंद मित्रा और हरीश चंद्र मुखर्जी ने इन संस्थाओं की स्थापना की जो कांग्रेस के पहले थे। आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जो संस्था स्थापना की परंपरा की शुरुआत हुई, उसमें बंगाल का योगदान बहुत अधिक था। इन लोगों ने ब्रिटिश संसद को 1852 में एक पत्र लिखा और उनसे अपील की कि भारतीय लोगों को खेती से जोड़ा, खेती के ला से जोड़ जाए। उस समय अंग्रेजों ने खेती का कानून बनाया, जैसे आज कृषक कानून पर बात चल रही है, तो कृषक कानून की तरह अंग्रेजों ने भी कृषक कानून बनाया। उसमें इन एसोसिएशनों की मांग की कि ब्रिटिश फार्मिंग लॉ में भारतीयों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन 19वीं शताब्दी में भारत के तथा उस समय के बुद्धिजीवियों ने यह महसूस किया कि इन संस्थाओं के, इन एसोसिएशन की तुलना में एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, प्रतिनिधित्वशाली संस्थान की रचना बहुत जरूरी है। यदि यह इस तरह की संस्था बनती है तो वो संस्था भारतीयों के लिए हितकारी होगी, भारतीयों के लिए कल्याणकारक होगी। 1867 में रमेश चंद्र बनर्जी ने एक संस्था बनाई और आनंद मोहन बोस ने 1873 में एक संस्था बनाई और इंग्लैंड के और
इन लोगों ने 1874 में जो संस्थाएं बनाई, उन संस्थाओं का उद्देश्य एक भारत में एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था बनाने की बात स्वीकार की गई। दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में लंदन में बनाया। इसका प्रारंभिक उद्देश्य था कि ब्रिटिश लोगों का ध्यान भारत के जनमत की तरफ आकर्षित किया जाए कि भारत का जनमत क्या चाहता है। इनका आकर्षण करने के लिए इन लोगों ने एक योजना बनाई जिनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत का कल्याण करें, भारत का वेलफेयर करें। यह एसोसिएशन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दादा भाई नौरोजी ने इस कठिन तत्व को उजागर करने का काम किया कि भारतीय जीवन पद्धति अत्यंत गरीबी से गुजर रही है। दादा भाई नौरोजी ने स्वतंत्र भारत की वकालत नहीं की। दादा भाई नौरोजी ने स्वतंत्रता की बात नहीं की। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारतीयों का जीवन गरीबी से युक्त है। भारत के लोग अत्यंत गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। उस समय के तत्कालीन इंडियन भारतीय इंटेलेक्चुअल्स में, बौद्धिक वर्ग में दादा भाई नौरोजी का नाम सर्वोपरि रूप में किया जाता है। उन्होंने आरसी दत्त ने एक किताब लिखी जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आरसी दत्त ने दादा भाई नौरोजी का उल्लेख किया और उन्होंने उनके योगदान की चर्चा की है। 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। महादेव गोविंद राणा ने पूना सार्वजनिक सभा की रचना की और यह सभा 19वीं शताब्दी के तक काम करती रही, जिसका उद्देश्य था सामाजिक सुधार और महाराष्ट्र का जागरण। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। उसका उद्देश्य था कि राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र का जागरण हो और राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय जागरण होने से भारत में भारतीयों में आत्मगौरव, आत्मसम्मान और अपने को जानने की इच्छा बलवती होने लगे। 1881 में महादेव गोविंद रानाडे ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। उसका भी उद्देश्य वही था जो गोविंद रानाडे का था। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई और उस स्थापना का भी उद्देश्य भी था कि भारतीयों को जागृत किया जाए और एक नए लीडरशिप, एक नए नेतृत्व का निर्माण हो सके, जिसकी स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी ने और फिरोज शाह मेहता ने की। इस प्रकार हम देखें कि इंडियन एसोसिएशन ने का उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत में एक मजबूत जनमत का निर्माण हो सके, भारत की जनता को जाति, संप्रदाय, रंग आदि से अलग हट करके एकीकृत किया जा सके, हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट किया जा सके और आम आदमी को पब्लिक ओपिनियन या जनमत से जोड़ा जा सके। इस एसोसिएशन ने आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध भी किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। अब आप देखिए कि कांग्रेस का पहली बार स्थापना नहीं हुई। कांग्रेस की स्थापना के पहले भारत में अनेक एसोसिएशन, कांग्रेस भी एक एसोसिएशन के रूप में थी, अनेक एसोसिएशन की स्थापना हुई और उन एसोसिएशन की पृष्ठभूमि पर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था उसका सामाजिक आधार भी था। लॉर्ड डफरिन ने, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, 1885 में उन्होंने यह व्याख्या की कि ऑल इंडिया कांग्रेस जो बन रही है वह एक
एक संस्था ऐसी है जो बहुत छोटे मेजॉरिटी को, जो भारत के विशाल जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, भारत के एक छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भारत की जनसंख्या उस समय बहुत थी। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि यह संस्था केवल जो कांग्रेस शुरू में बनी, वह संस्था केवल अंग्रेजी भाषा भाषी विद्वानों या बुद्धिजीवियों की संस्था थी। प्रारंभ में कांग्रेस अंग्रेजी भाषा भाषी बुद्धिजीवियों की एक संस्था थी, और वो बुद्धिजीवी जो अंग्रेजी भाषा भाषी थे, वह भारत के प्रारंभ के दिनों में भारत की स्वाधीनता या भारत के स्वतंत्रता या स्वदेशीपन की बात नहीं कर रहे थे। अंग्रेजी भाषा भाषी लोग ब्रिटिशों और आम जनता के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजी जानते थे। आम जनता तो अंग्रेजी जानती नहीं थी। तो ब्रिटिश शासकों से संपर्क किस प्रकार हो? ब्रिटिश शासकों से संपर्क के लिए आम जनता उसके लिए सक्षम नहीं थी। इसलिए इन अंग्रेजीदा बुद्धिजीवियों ने कांग्रेस की शुरू में स्थापना ब्रिटिशों से संपर्क के लिए की, और इस तरह से वह मध्य वर्ग था भारत का, उस मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हुई संस्था दिखी। भारत का उस समय का मध्य वर्ग छोटा मध्य वर्ग था। विशाल जनसंख्या गरीबी से त्रस्त थी, भोजन के लाले थे, रोटी कपड़ा मकान उनके लिए मुहैया नहीं था। और इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि प्रारंभ का कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने वाली कांग्रेस नहीं थी, बल्कि बुद्धिजीवियों का एक बुद्धि विलास नामक संस्था थी। और इस संस्था ने शुरू में 1885 के बाद, शुरू के दिनों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात नहीं की उसने। प्रारंभ की जो कांग्रेस की स्थापना हुई, उस कांग्रेस ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वकालत नहीं की, उसे हिंसावादी मांगला। तो इंडियन इंग्लिश एजुकेटेड जो क्लास था, वह क्लास ब्रिटिश शासन को जाते सुटेबल लग रहा था। इस प्रकार आप देखिए, A.R. देसाई ने लिखा कि द न्यू सोशल क्लास इन इंडिया ग्रेजुअली अटेंड नेशनल कैरेक्टर, such development the consciousness of the common interest, and therefore though each pursued their respective class movement on the all India scale, yet each participated in the national struggle under common banner. बाद में A.R. देसाई ने कहा कि बाद के दिनों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये इंग्लिश एजुकेटेड लोग कांग्रेस के आम जनमानस से जुड़ने का प्रयास किए। A.R. देसाई की पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में इस बात का उल्लेख है। उनका कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सामाजिक परिवर्तन के कारण को ध्यान में रखकर किया गया, और उसके मूल में जमींदार लोग थे, और जमींदार लोग इंग्लिश स्पीकिंग पीपुल थे, लोग थे। इसलिए उसमें लैंडलॉर्ड्स भी थे, उसमें टीनेट्स भी थे, उसमें पीजेंट्स भी थे, इत्यादि सभी थे। और वो मॉडर्न क्लास के मर्चेंट थे, व्यापारी भी थे, जो आधुनिक युग के व्यापारी थे उस समय थे। बाद के दिनों में अनेक प्रोफेशनल जैसे टेक्नीशियन, वकील, अध्यापक, पत्रकार, क्लर्क बाद के दिनों में कांग्रेस में शामिल हुए। तो जमींदारों से के संस्थाओं को आधार मान करके A.O. ह्यूम ने
जिस कांग्रेस की स्थापना 1885 में की, वास्तव में शुरू के दिनों में वह एक ऐसे लोगों का समूह था जो समूह शुरू के 1885 से 1890 तक जो स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं कर रहा था। वह बात किसकी कर रहा था? अपने हित की बात कर रहा था। आम जनता तो गरीबी में पिस रही थी, लेकिन वह संस्था बिपिन चंद्रा ने द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया में भी यह माना कि आर्थिक और सामाजिक संरचना ने कांग्रेस नामक संस्था को स्थापित करने पर बल दिया। तो अब आप देखिए कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे कौन कौन से मूल मंत्र थे। एक तो यह था कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे उस समय तत्कालीन समय में जिन अधिकांश एसोसिएशनों की स्थापना हुई, जो एसोसिएशन जनता के हित की सुरक्षा के लिए बने हुए थे, वो एसोसिएशन थे। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण थे। अब 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना है, उसके क्या कारण थे? 1877 में दिल्ली दरबार की घोषणा हुई और दिल्ली दरबार की घोषणा ने कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना पर या कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना के विचार पर बल दिया। बस दिल्ली दरबार जो आयोजित हुआ, उसकी आइडिया थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जाए। कांग्रेस की शुरू में जो बात थी वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में थी, कांग्रेस के रूप में नहीं थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस बात को उठाया। 70 भारतीयों ने थियोसॉफिकल कन्वेंशन में भाग लिया। 70 भारतीयों ने थियोसॉफिकल कन्वेंशन में मद्रास में भाग लिया और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के विचार पर विचार किया, जिसमें एनी बेसेंट भी शामिल थी। हाउ इंडिया राट फॉर फ्रीडम, पहली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एनी बेसेंट के नेतृत्व में यह भाव व्यक्त किया कि भारत कैसे स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। लेकिन द इंडियन एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कन्वेंसिंग द कांग्रेस। लेकिन ह्यूम इन दोनों दिल्ली दरबार में भी और थियोसॉफिकल सोसाइटी में इस बात के प्रबल पक्षधर थे कि कांग्रेस की स्थापना की जाए। ऑल इंडिया अखिल भारतीय इस संस्था की स्थापना के पीछे सब अनेक भारतीयों ने, अनेक बुद्धिजीवी भारतीयों ने एक ठोस सुझाव दिया, जिसमें A.O. ह्यूम का नाम सर्वोपरि रूप में जाता है। इस प्रकार जो कांग्रेस की स्थापना का जो क्रेडिट था, पहली बार जो क्रेडिट था वो A.O. ह्यूम को जाता है। 1 मार्च 1883 को उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वे आगे आएं। A.O. ह्यूम ने यह कहा कि पूरे भारत के लोग इस संस्था से जुड़े और बाद में वो लॉर्ड डफरिन से भी मिले। लॉर्ड डफरिन से उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का अपना मंतव्य शेयर किया, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, और उनके एडवाइस पर कांग्रेस की स्थापना का मूल स्वरूप सामने आया। अब आप इसके बीच में अनेक विरोधाभासी बातें भी आती हैं। A.O. ह्यूम ने जब कांग्रेस की स्थापना में अपने कदम बढ़ाए तो उसे कहा गया कि कांग्रेस शुरू के दिनों में एक सेफ्टी वाल्व है,
वह ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा का एक सेफ्टी वाल्व है। ह्यूम ने अपने आप में एक्सेप्ट किया है, उन्होंने लिखा है, ए सेफ्टी वॉल फॉर द एस्केप ऑफ ग्रेट एंड ग्रोइंग फोर्सेस जनरेटेड बाय आवर ओन एक्शन वाज अर्जेंटली नीडेड। उन्होंने ब्रिटिश शासन को महान बताया और उस ब्रिटिश महान शासन की रक्षा के लिए उन्होंने सेफ्टी वॉल के रूप में एक कांग्रेस की स्थापना का विचार व्यक्त किया। अब कांग्रेस की स्थापना का विचार कैसे आगे बढ़ा, किस प्रकार आगे बढ़ा, यह बात मैं आपको कल स्पष्ट करूंगा।